Hello everyone, welcome back to GK today. This is नुज़हत सना एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया। देन हम बात करेंगे जल संचय जन भागीदारी की, और उसके बाद हम देखेंगे कि समृद्ध स्कीम किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई थी। ज्योति बरवाल के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे इंग्लिश चैनल को पास करने वाले कौन ओल्डेस्ट मैन बन चुके हैं। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन की। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। देखिए, इंडिया की जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है वो लास्ट डेकेड से अगर हम कंपेयर करें तो वो 32 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस दौरान हाईलाइट किया इस अचीवमेंट को ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, जो कि नई दिल्ली में हुई है और ये कंडक्ट हुई है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया बहुत जल्द अचीव करने वाला है अपना एम, जिसमें हमने ये टारगेट किया था कि हमें 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करनी है बाय द एंड ऑफ 2030। ओके, इसी के साथ इंडिया फर्स्ट G20 नेशन है टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट गोल्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में और करेंटली इसमें 100 मेंबर कंट्रीज मौजूद हैं। ठीक है, तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है सोलर एनर्जी के ग्लोबल इम्पैक्ट को विद टेक्निकल सेशंस, एग्जीबिशंस एंड कल्चरल परफॉर्मेंस जो कि इस इवेंट को इन्हांस कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल था जिसको कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो वो ऑब्वियसली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सोलर एनर्जी के कुछ अगर स्टैटिक फैक्ट्स देखें तो कौन सी कंट्री है जो लीड करती है इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी। सो दिस इज द कंट्री चाइना। चाइना के पास सबसे ज़्यादा सोलर पावर कैपेसिटी मौजूद है। ठीक है, फिर कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने इनिशिएट किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। सो दीज आर द कंट्रीज इंडिया एंड फ्रांस। ओके, दोनों कंट्रीज ने मिलकर इनिशिएट किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 2015 में, और कब हुआ था? ड्यूरिंग COP21 इन पेरिस। पर्पस क्या है इसका? सोलर एनर्जी को प्रमोट करना ग्लोबल लेवल पे। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लाई करता है? आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में, इंडिया के अंदर। मेन एम क्या है ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का? सो बेसिक एम इज टू प्रमोट सोलर एनर्जी। ओके, यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पेरिस एग्रीमेंट को हमने कब अडॉप्ट किया था? 2015 में। मेन गोल क्या है पेरिस एग्रीमेंट का? जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको लिमिट करना टू बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करती है पेरिस एग्रीमेंट को? सो दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Prime Minister of India launched the जल संचय जन भागीदारी in which Indian state? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव को सूरत, गुजरात में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस प्रोग्राम में लगभग 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वाटर की सस्टेनेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया इस बात पे कि क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक पार्टिसिपेशन की इन वाटर कंजर्वेशन, ताकि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर सिक्योर कर सकें फॉर अपकमिंग जनरेशंस। फर्दर इन्होंने ये कहा कि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो हमें इवेल्युएट करेंगी बेस्ड ऑन आवर अप्रोच टू वाटर। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन डीपली रूटेड है इंडिया के कल्चर में। जैसे कि हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स इस पर्पस के लिए स्टार्ट किए थे, लाइक हमारा जल जीवन मिशन हो गया, अटल भूजल योजना हो गया, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा है कि हमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है टू एड्रेस द वाटर स्कैरसिटी इश्यूज। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया जल संचय जन भागीदारी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, यहाँ पे जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2019 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जल जीवन मिशन का? सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना थ्रू
इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, ठीक है। कौन सी एक गवर्नमेंटल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग जल जीवन मिशन? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फाइन। फिर जो प्रोसेस होता है जिसमें हम पानी को यानी कि रेन वाटर को बेसिकली कलेक्ट और स्टोर करते हैं फॉर लेटर यूज, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। कौन सा मटेरियल यूज होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए? इट इज द पॉलीएथिलीन और सीमेंट, इनका यूज किया जाता है। प्राइमरी बेनिफिट क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का? तो ऑब्वियसली जो ग्राउंड वाटर के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है उसको कम करना, ओके। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें अटल भूजल योजना की, तो कब इसको लॉन्च किया गया था? 2019 में। मेन फोकस क्या था अटल भूजल योजना का? ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। कितना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था वर्ल्ड बैंक ने हमारे अटल भूजल योजना को सपोर्ट करने के लिए? दिस इज $450 मिलियन, ओके। सूरत की यहाँ पे क्योंकि बात हुई है तो सूरत को एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम मिला है, वो क्या है? इसको इंडिया की डायमंड सिटी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी रिवर है जो फ्लो होती है थ्रू सूरत? इट इज द ताप्ती रिवर। सूरत सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है गुजरात की, याद रखिएगा। और कौन सी सिटी लार्जेस्ट है गुजरात में? इट इज द अहमदाबाद सिटी, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन जूडो एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? 2024 के पेरिस पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया है? पेरिस पैरालंपिक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार इंडिया ने धूम मचा रखी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, कपिल परमार, ठीक है। कपिल परमार ने यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में इन द पैरा जूडो मेंस J1 660 किलोग्राम्स इवेंट। और इस दौरान इन्होंने हराया किसको है? एलिटन डी ओलिवेरा को, जो कि ब्राजील को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही इंडिया का पहला पैरालंपिक मेडल है जूडो में। इसके पहले कपिल परमार ने सिल्वर मेडल भी जीता था 2022 के एशियन गेम्स में, और इन्होंने ये जीत हासिल करी अगेंस्ट मार्को डेनिस ब्लैंको जो कि वेनेजुएला से हैं इन द क्वार्टर फाइनल्स, ठीक है। तो परमार किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? ये मध्य प्रदेश से हैं, और इनका सीवियर चाइल्डहुड एक्सीडेंट हुआ था बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, और बाद में ये 6 महीने तक कोमा में थे, और फाइनली इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो कपिल परमार फर्स्ट इंडियन बन गए हैं टू विन अ मेडल इन जूडो एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कपिल परमार के रिगार्डिंग? सबसे पहले कपिल परमार के बारे में एक बात ये याद रखिएगा कि इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है इन द एशियन गेम्स ऑफ 2022, ओके। और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? तो विलेज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस स्टेट याद रखिएगा कि कपिल परमार जो है वो मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। तो जूडो को पहली बार कब इंक्लूड किया गया था पैरालंपिक गेम्स में? आंसर है यहाँ पे 1988। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, which country hosted the 20th Heads of Asian Coast Guard Agencies meeting? हाल ही में किस देश ने 20वीं एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करी है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, साउथ कोरिया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया है इन द 20th Heads of Asian Coast Guard Agencies मीटिंग, जो कि साउथ कोरिया में हुई है फ्रॉम 2 to 6 सितंबर 2024, ठीक है। और इस मीटिंग को होस्ट किया है साउथ कोरियन कोस्ट गार्ड ने। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसके अलावा हेल्ड किया है अपना 12th एनुअल बायलैटरल मीटिंग विद द साउथ कोरियन कोस्ट गार्ड ऑन 4 सितंबर 2024। डिस्कशंस यहाँ पे हुए हैं डिफरेंट इश्यूज पे, लाइक मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट, सेफ्टी एट सी, मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एंड किस तरह से हमें ह्यूमंस, ड्रग्स और वेपन्स के इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकना है। ये सब डिस्कशन कंडक्ट किए गए, ठीक है। याद रखिएगा ये जो मीटिंग है इसको इनिशिएट किया था जापान कंट्री ने 2004 में, ताकि पायरेसी इश्यूज को एड्रेस किया जाए इन द साउथ ईस्ट एशियन वाटर्स, स्पेशली स्टेट्स ऑफ मलक्का के आसपास, ठीक है। याद रखिएगा 20th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग को किस कंट्री ने होस्ट किया? आंसर इज सी ऑप्शन, साउथ कोरिया, ओके। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस मीटिंग को किसने पहली बार इनिशिएट किया था? 2004 में। सो दिस कंट्री इज जापान। मेन पर्पस क्या है इस मीटिंग का? पायरेसी इश्यूज को एड्रेस करना इन द साउथ ईस्ट एशियन वाटर्स, स्पेशली इन द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, ठीक है। और इसके पहले का जो एडिशन था, यानी कि जो इसका 19th एडिशन था, वो कहाँ पे हुआ था? कैम्बोडिया कंट्री में। स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का की बात करें, कौन सी 3 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का को? सो दीज कंट्रीज आर इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। क्या एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल थ्रेट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के लिए? सो दीज आर द ऑयल स्पिल, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्ध स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री? हाल ही में खबरों में रही समृद्ध योजना किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT।
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च कर दिया है अपना सेकेंड कोहर्ट ऑफ द स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। किस लिए? फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, ये बेसिकली फुल फॉर्म है समृद्ध का। आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा। और इसको स्टार्ट किया गया था अगस्त 2021 में। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019। ठीक है, इस प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट किए जा रहे हैं 300 सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स विद अ 99 करोड़ रुपीज बजट अगले 4 सालों के लिए। और ये हेल्प करेंगे एग्जिस्टिंग और नए एक्सेलरेटर्स को कि वो सेलेक्ट कर सकें और स्केल कर सकें अपने पोटेंशियल आईटी बेस्ड स्टार्टअप को। तो समृद्ध प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स को विद कस्टमर कनेक्शंस, इन्वेस्टर कनेक्शंस, इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस उनको प्रोवाइड करता है जिससे कि उनकी ग्रोथ हो सके। इस इनिशिएटिव का बेसिक पर्पज है इनोवेशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ को एक्सेलरेट करना इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, तो समृद्ध स्कीम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री की फ्लैगशिप प्रोग्राम है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 की, तो इसको पहली बार कब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था? तो बस ईयर याद रखिएगा 2019 में। ओके, इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट इसमें अनाउंस किया गया था? तो 1500 करोड़ रुपीज। ओके, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की बात करें तो ये जो बॉडी है कब स्टैब्लिश हुई थी? 2016 में। कौन सी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है अंडर दिस मिनिस्ट्री जिसका फोकस है डिजिटल स्किल डेवलपमेंट ऑफ रूरल यूथ? इट इज द प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखें तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्टार्टअप एक्सेलरेटर का? जो अर्ली स्टेज कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करवाना। और कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करती है स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम टेक स्टार को? ये बहुत न्यूज में रहता है, आंसर है यूएस। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Jyoti Berwal won which medal in the women's 76 kgs freestyle category at the Under 20 World Championships? हाल ही में ज्योति बेरवाल ने Under 20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, गोल्ड मेडल। ज्योति बेरवाल ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है इन द वुमेन्स 76 kgs फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द Under 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि स्पेन कंट्री में हुई है। ठीक है, और इन्होंने इस दौरान किसको हराया है अगर आपसे ये पूछा जाए तो इन्होंने हराया है यूक्रेन की मारिया ऑर्लिबिक को। ठीक है, फाइनल्स में इन्होंने इनको हराया है। और इसके अलावा ज्योति ने हराया था अपने ओपोनेंट्स को फ्रॉम मंगोलिया, चाइना एंड टर्की फाइनल्स तक पहुंचने के पहले यानी कि जो सेमीफाइनल्स हुए, क्वार्टर फाइनल्स हुए, उसमें इन्होंने मंगोलिया, चाइना और टर्की के प्लेयर्स को हराया था। इसी के साथ ये इंडिया की सेकंड कॉन्जिक्यूटिव Under 20 वर्ल्ड टाइटल है इस कैटेगरी में, क्योंकि इसके पहले प्रिया मलिक ने इस जीत को हासिल किया था 2023 में। ठीक है, इंडिया के रेसलर्स कोमल और सृष्टि ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 59 kg और 68 kg कैटेगरीज में रिस्पेक्टिवली। तो ज्योति बेरवाल ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है इन द वुमेन्स 76 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द Under 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। फाइन, Under 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स कब से चल रहे हैं? 1971 में इनको पहली बार कंडक्ट किया गया था। कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा टाइटल्स जीते हैं अब तक इस चैंपियनशिप में? दिस कंट्री इज रशिया। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो ज्योति बेरवाल हैं जो 76 kg कैटेगरी में ये फाइट कर रही थी, ये हाईएस्ट वेट लिमिट है इन वुमेन्स फ्री स्टाइल रेसलिंग एट द ओलंपिक्स। फाइन, हो सकता है आपसे प्रिया मलिक का स्टेट पूछ लिया जाए जो कि ऑलरेडी जीत चुकी हैं इस मेडल को 2023 में, तो ये हरियाणा को बिलोंग करती थी। तो इस क्वेश्चन से आपसे 2-3 चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले ज्योति बेरवाल ने कौन सा एक मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये चैंपियनशिप्स कहाँ पे हुई हैं, इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? सो दैट इज द स्पेन कंट्री। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। Recently, which ministry has announced the implementation of GNSS-based electronic टोल कलेक्शन सिस्टम इन इंडिया? हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। टोल सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली रोड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इन्होंने अनाउंस किया है GNSS मीन्स ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इंडिया के अंदर। इस सिस्टम को डेवलप किया है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने, IHMCL ने, जिससे कि कंजेशन को रिड्यूस किया जाए टोल प्लाजास के पास। और इसमें रियल टाइम ट्रैफिक डेटा दिया जाएगा
ऑफिशियल्स को यहाँ पे इनेबल किया जाएगा टू मैनेज ट्रैफिक फ्लो एफिशिएंटली। अलर्ट्स सेंड किए जाएंगे अगर जो कंजेशन है वो लिमिट को एक्सीड कर रही है तो, और लेन एडजस्टमेंट भी इसमें सजेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम बेसिकली आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक ट्रेंड्स को एनालाइज करेगा ओवर टाइम एंड फैक्टर्स इन वेदर एंड लोकल इवेंट्स, जिससे कि डिसरप्शंस प्रेडिक्ट हो सके। टोल प्लाजाज को मैप किया जाएगा यूजिंग द GIS टेक्नोलॉजी बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अनाउंस किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GNSS मींस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर गैलीलियो GNSS सिस्टम? दिस इज द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन सी एक एशियन कंट्री है जो फर्स्ट एशियन कंट्री है टू इम्प्लीमेंट द ETC ऑन अ वाइड स्केल? ETC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। द करेक्ट आंसर हियर इज जापान, ठीक है। कौन सा टर्म यूज किया जाता है फॉर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो इन रियल टाइम? दिस इज द ITS इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who become the oldest Indian to swim across the English Channel? हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। ये 49 ईयर्स ओल्ड स्विमर हैं और ये बेंगलुरु को बिलोंग करते हैं और हाल ही में ये इंडिया की तरफ से ओल्डेस्ट मैन बन चुके हैं टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, ठीक है। इन्होंने कंप्लीट किया 42 किलोमीटर्स की स्विम को बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस ऑन 29 अगस्त, सिर्फ और सिर्फ 15 घंटों के अंदर अंदर, यानी कि इनको पूरा टाइम लगा 15 घंटे और सिर्फ 6 मिनट। और इनकी जर्नी 2018 में शुरू हुई थी व्हेन ही क्रॉस द चैनल एज अ पार्ट ऑफ एन 8 मेंबर रिले टीम। श्रीकांत विश्वनाथ जो कि बेंगलुरु से थे, पहले इनके नाम रिकॉर्ड था क्योंकि 46 ईयर्स ऑफ एज में ये ओल्डेस्ट बन गए थे टू स्विम द चैनल सोलो, ठीक है। लेकिन अब इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है सिद्धार्थ अग्रवाल ने और अब ये ओल्डेस्ट इंडियन बन चुके हैं टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल की बात करें तो इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है? 63 मीटर्स है। कौन सी दो वाटर बॉडीज हैं जो कि इंग्लिश चैनल कनेक्ट करता है? इसको जरूर याद रखिएगा, दीज आर द अटलांटिक ओशन एंड द नॉर्दर्न सी, ठीक है। कुछ स्विमिंग रिकॉर्ड्स देखें तो फर्स्ट पर्सन कौन है जिन्होंने स्विम किया था इन अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? आंसर इज कैप्टन मैथ्यू वेब, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल और इन्होंने इस स्विम को कंडक्ट किया था 1875 में, ठीक है। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं ये फ्रांस कंट्री से हैं, ठीक है। फिर किसके पास रिकॉर्ड है फास्टेस्ट टाइम का फॉर स्विमिंग द इंग्लिश चैनल? दिस इज ट्रेंट ग्रिम्सी। ट्रेंट ग्रिम्सी के नाम है फॉर स्विमिंग द इंग्लिश चैनल इन द फास्टेस्ट टाइम, ओके। और इन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया था 2012 में। इनका रिकॉर्ड टाइम कितना है? 6 घंटे और 55 मिनट, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री को बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये जो सिद्धार्थ अग्रवाल हैं ये बेंगलुरु को बिलोंग करते हैं, तो बेंगलुरु का निकनेम क्या है? इसको आप इंडिया के सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। कौन सी एक मेजर IT कॉन्फ्रेंस है जो एनुअली होती है बेंगलुरु में? इट इज द बेंगलुरु टेक समिट, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Ministry of Commerce and Industry sets 500 million tons domestic steel production target by which year? हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किस वर्ष तक 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन 2030, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 500 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया बाय द एंड ऑफ 2034। कहाँ पे सेट किया था? एट द 5th ISA स्टील कॉन्क्लेव, ठीक है। इंडिया एक्चुअली में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील की। इसी के साथ हमने जापान को सरपास किया था 2018 में और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं 143.6 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील और इसके अलावा 138.5 मिलियन टन्स ऑफ फिनिश्ड स्टील। तो इंडिया की फिनिश्ड स्टील कंजम्पशन जो है वो राइज हुई है टू 138.5 मिलियन टन्स इन फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 23 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ये वैल्यू थी 119.17 मैट्रिक टन। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में फिनिश्ड स्टील का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 7.49 मैट्रिक टन हुआ है, जबकि इंपोर्ट्स हमने किया है कितना? 8.32 मैट्रिक टन्स। तो जो पर कैपिटल स्टील कंजम्पशन हुई इंडिया की वो कितनी है? 86.7 kgs इन फाइनेंशियल ईयर 23, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सेट किया है 500 मिलियन टन्स डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन का टारगेट बाय द एंड ऑफ 2030।
इंडिया की स्टील इंडस्ट्री के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले इंडिया ने किस कंट्री को सरपास किया क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में इन 2018? दिस इज द कंट्री जापान। फाइन। फिर फिनिश्ड स्टील कंजम्पशन इंडिया में कितना रहा फाइनेंशियल ईयर 23 में? इट इज 119.17 मेट्रिक टन्स। कौन ओवरसी करता है टारगेट सेटिंग को फॉर स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया? दिस इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील की? इट इज द कंट्री चाइना। और कौन सी इंडस्ट्री लार्जेस्ट कंज्यूमर है फिनिश्ड स्टील की? सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फाइन। इंडिया की फिनिश्ड स्टील एक्सपोर्ट कितना रहा फाइनेंशियल ईयर 24 में? इट इज द 7.49 मेट्रिक टन। कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है स्टील की? इट इज द यूएस। फाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये आपको वैसे भी जनरली पता होना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग साइड में ये क्वेश्चंस करते हैं इनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो आपकी जनरल अवेयरनेस है वो बढ़े, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर कभी आपसे पूछे जाएं तो आप उनको इजीली आंसर कर सकें। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी मेंस का एग्जाम देंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे ऐसे राइटिंग वगैरह में। ठीक है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन समिट हेल्ड? हाल ही में चीन अफ्रीका सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, बीजिंग। ठीक है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यहाँ पे प्लेज किया है $51 बिलियन टू द अफ्रीकन कंट्रीज एट द 9th फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, जो कि कंडक्ट की गई है बीजिंग सिटी में चाइना के। ठीक है। तो चाइना सपोर्ट करेगा 30 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जहां पे ये 360 बिलियन युआन ऑफर कर रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे। और इस ईयर की इन्होंने थीम क्या रखी थी? इन्होंने इस साल की थीम रखी है ज्वाइनिंग हैंड्स टू एडवांस मॉडर्नाइजेशन एंड बिल्ड अ हाई लेवल चाइना अफ्रीका कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है। इस बॉडी की बात करें अगर, यानी कि ये जो फोरम है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2000 में। पर्पस यहाँ पे क्या था? चाइना अफ्रीका रिलेशंस को मजबूत करना। ये फोरम हर 3 साल पे कंडक्ट किया जाता है, और मतलब एक बार ये चाइना में होता है और एक बार किसी अफ्रीकन नेशन में। तो इसमें टोटल 53 अफ्रीकन कंट्रीज इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट एस्वातिनी। और ये किस वजह से? क्योंकि एस्वातिनी ने अपने टाइज मेंटेन किए हुए हैं ताइवान कंट्री के साथ, और इसी के साथ चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको ये अपोज करते हैं, इसलिए ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तो जो फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन समिट है ये हर 3 साल पे होती है, और इस साल ये कहाँ पे हुई है? बीजिंग चाइना में। ठीक है। फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन के रिगार्डिंग क्या पूछा जा सकता है? कब इस चीज को स्टैब्लिश किया गया था? 2000 में। और ये जो समिट है ये कितने साल पे होती है? तो हर 3 साल पे इसको कंडक्ट किया जाता है। कौन सी कंट्री है जो इकलौता अफ्रीकन नेशन है जो कि पार्ट नहीं है इस फोरम का बिकॉज ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विथ ताइवान? सो दिस इज द कंट्री एस्वातिनी। ठीक है। इसका नाम जरूर याद रखिएगा। फिर कौन सी एक चाइनीज पॉलिसी है जिसका पर्पज है एशिया को कनेक्ट करना विथ यूरोप एंड अफ्रीका? दिस इज ऑब्वियसली BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है। और शी जिनपिंग कब प्रेसिडेंट बने थे चाइना कंट्री के लिए? 2013 में पहली बार प्रेसिडेंट बने थे चाइना कंट्री के लिए। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आज के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली। यहाँ पे चलते हैं अपने रिवीजन की तरफ, जिसमें आज के हमारे 3 कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स को। सेकंड पोजीशन पे हम कुछ कवर करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स जो पिछले दिनों न्यूज़ में थी, और थर्ड पे हम देखेंगे कुछ बिजनेस रिलेटेड MCQs। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं नेशनल करंट अफेयर्स की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस हमने पिछले 6 से 8 महीने के लिए हुए हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम वही कवर करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है रिसेंटली एयर इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन विच इंडियन स्टेट? एयर इंडिया एस्टैब्लिश कर रहा है साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल, कौन से स्टेट में? आंसर इज महाराष्ट्र। द जुआंगा ट्राइब प्राइमरली रिसाइड्स इन विच इंडियन स्टेट? ये ट्राइब रहती है उड़ीसा स्टेट में, पिछले दिनों न्यूज़ में थी। रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड इट्स 24/7 ग्रेन ATM इन विच इंडियन स्टेट? ये इंडिया ने लॉन्च किया उड़ीसा स्टेट के लिए। रिसेंटली द नोटा ऑप्शन इमर्ज्ड एज द रनर अप इन विच कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ मध्य प्रदेश? जो हमारे इलेक्शंस हुए थे अभी कुछ दिनों पहले, उसमें नोटा ऑप्शन रनर अप साबित हुआ इंदौर सिटी के लिए। ठीक है। यानी कि यहाँ पे रहने वाले लोगों की सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस थी नोटा, यानी कि जितने भी लोग इलेक्शन में शामिल हुए थे उनमें से किसी को भी लोगों ने पसंद नहीं किया वोट देना, तो नोटा यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे रहा एज अ रनर अप। ठीक है। Where is Asia's largest civil aviation event Wings India 2024 being held? Wings India एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है जो कि हैदराबाद में हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है बिहार में।
कृष्णा राजा सागर डैम इज अ ग्रेविटी डैम लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये डैम है कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। सेकंड पे हम बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की, जहां पे पहला क्वेश्चन है अदिति स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? अदिति स्कीम डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। एम्स जम्मू वॉज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम्स? एम्स जम्मू को हाल फिलहाल एस्टैब्लिश किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। पीएम कुसुम स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? पीएम कुसुम वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। विच स्टेट इंप्लीमेंट्स महालक्ष्मी स्कीम? यहाँ पे पर्पस क्या है? फ्री ट्रेवल प्रोवाइड करना वुमेन को इन बसेस। दिस इज द स्टेट तेलंगाना। सिमिलर ऐसी एक स्कीम जो है वो कर्नाटका स्टेट ने भी लॉन्च की थी। क्या आप बता सकते हैं कि वहां पे उनके स्कीम का नाम क्या रखा था? What is the primary purpose of the National Single Window System launched by CDSCO? तो इसका पर्पज है मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट को स्ट्रीमलाइन कराना। CDSCO का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम रिलेटेड है राजस्थान से। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये इनिशिएटिव है कर्नाटका का, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे हम देखेंगे कुछ बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़, कुछ ऐसे एमसीक्यूज इसमें हम कवर करेंगे जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पार्क स्टैब्लिश किया गया गुजरात में। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट, इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $325 बिलियन बाय विच ईयर? इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट ग्रो करेगी $325 बिलियन तक इन द ईयर 2030। Recently, which country was removed from the financial crime watch list of Financial Action Task Force? हाल ही में UAE को रिमूव कर दिया गया है इनकी इस फाइनेंशियल क्राइम वॉच लिस्ट से। India's first integrated agri export facility has recently been approved for which port? ये पहली बार अप्रूव किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिए। Which ministry has recently developed an e-सांख्यिकी पोर्टल? ये पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। What is regulatory sandbox recently seen in the news? ये क्या चीज होती है? ये बेसिकली एक तरह का लाइव टेस्टिंग है न्यू लो कॉस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट, इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर? इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने जापान को सरपास कर लिया है और अब इंडिया बन गई है थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स हो गए जिन्हें आज हमें रिवाइज करना था और अब मैं सेशन को वाइंड अप करूंगी विद सम होमवर्क, जहां पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं रिगार्डिंग डिफेंस करंट अफेयर्स। ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं और इनका जवाब आपको कमेंट्स में मेंशन करना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से कोई भी अगर इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, ओके। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.